जय हिंद साथियों, सभी भाइयों को नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं आप सबका हर्ष कुमार आपके अपने चैनल लोन डिस्ट्रॉयर में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज बात करेंगे कि रिकवरी एजेंट की होम विजिट और इनकी कॉल्स पर 100% तरीके से पाबंदी कैसे लगाई जा सकती है और हमें क्या-क्या कदम उठाने की ज़रूरत पड़ सकती है। और आखिरकार एक सवाल जो आप लोगों का रहता है ना कि ये लोग परेशान कब तक करेंगे मेरे को, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा तंग आ चुका हूँ। रिकवरी वाले दिन में 10 बार फ़ोन कर रहे हैं, 100 बार फ़ोन कर रहे हैं, या फिर अभी-अभी डिफ़ॉल्ट हुआ नहीं है और अंदर डर लग रहा है कि कोई होम विज़िट होगी तो क्या होगा, फलाना होगा तो क्या होगा। ये डर लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा रहता है और जिनके घर पे होम विज़िट हुई नहीं होती है ना, वो लोग तो बेचारे बहुत ज़्यादा डरते हैं। जिनके यहाँ पर एक आधी होम विज़िट हुई होती है, उनको पता होता है कि कैसे हैंडल करना है, फिर कैसे बात करना है, बट जिनके यहाँ पर नहीं हुई है ना, उनको इतना डर लगता है कि भाई साहब पता नहीं कौन-सा कोई आके आपको गोली मार देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई, आज आप सबके भ्रम पहले क्लियर करते हैं और उसके बाद फिर बात करते हैं, ठीक है? तो साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग हमसे बात करना चाहते हो, कॉल बुक करके या फिर हमारे ग्रुप से जुड़ना चाहते हो, तो ऊपर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर हमें मैसेज कर सकते हो, ठीक है? चाहे लोन संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो आपको, चाहे कोई नोटिस आया हो, चाहे कोई रिकवरी वाला ज़्यादा परेशान कर रहा हो, चाहे कॉल फॉरवर्डिंग की सेवा लेना चाहते हो, ऐसी कोई भी दिक्कत है, ऊपर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर हमें मैसेज कर सकते हो, ठीक है? व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हो। अब आ जाते हैं मेन टॉपिक पे कि ये जो रिकवरी वाले हैं, ठीक है? ये जो रिकवरी एजेंट है, ये आखिरकार इतना ज़्यादा परेशान करते क्यों हैं? तो पहली बात तो आप लोग समझ लो कि देखो, जो रिकवरी रहती है ना, वो कोई बैंक नहीं करता कभी भी और ना ही कोई एनबीएफसी करती है। हमेशा इनके थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंसीज रहती है और उन थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंसीज को दिए जाते हैं टारगेट कि आपको कम से कम, जैसे मान लो अगर उन्हें केस दिए जा रहे हैं 100, तो उन्हें बोला जाता है कि भाई साहब 100 केस आपको दिए जा रहे हैं, आपको कम से कम इसमें 50 में रिकवरी करके दिखानी पड़ेगी। अब जो बंदा डिफ़ॉल्ट करके बैठा है, वो ऐसा तो है नहीं कि वो पैसे लेके बैठा हुआ है कि रिकवरी वाले का कॉल आएगा और मैं पेमेंट कर दूँगा सीधे-सीधे, है ना? कई लोगों पे मिस्टेक हो जाती है, वो बात अलग होती है, वो 1-2 दिन बाद खुद ही कर देते हैं पेमेंट, ठीक है? लेकिन जिसके पास पैसे ही नहीं है, वो तो पेमेंट कर ही नहीं पाएगा, सीधी-सी बात है, अगर उसको फ़ोन भी करोगे या कुछ भी करोगे तो। तो इसीलिए ये थोड़ा हार्ड रिकवरी की ट्राई करते हैं। अब हार्ड रिकवरी कितनी हार्ड होती है इनकी? इनकी हार्ड रिकवरी कुछ नहीं होती, इनकी हार्ड रिकवरी सिर्फ़ मेंटली परेशान करने के लिए आपको करी जाती है। जैसे मान लो एक कस्टमर है, ठीक है? अगर उसको दिन में सिर्फ़ 2 बार कॉल करेंगे तो वो उतना परेशान नहीं होगा, सीधी-सी बात है। वो 2 कॉल्स पे बात कर लेगा नॉर्मली और बोल देगा कि भाई साहब मेरे पेमेंट है नहीं, मैं अभी पेमेंट कर नहीं पाऊँगा, कुछ दिनों बाद करवाऊँगा, ठीक है? या फिर आगे चल के सेटलमेंट करूँगा। बट उसी 2 कॉल की जगह अगर 200 कॉल करी जाए तो आदमी मेंटली टॉर्चर हो जाता है, मेंटली रिगार्डेड हो जाता है, मेंटली परेशान हो जाता है ना? ऐसा जानबूझ के क्यों रिकवरी वालों के द्वारा करा जाता है? ताकि आपको मेंटली ही परेशानी दी जाए। ये जितना भी रिकवरी का खेल है ना, होम विजिट या फिर कॉल्स वगैरह, इसके अंदर ये लोग ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, आपको मैं बताता हूँ। लीगली रूप में भी आपका ये लोग कुछ उखाड़ नहीं सकते। आपका जैसे रिकवरी में ना एक वो चलता है, कहावत चलती है, जो पुराने रिकवरी एजेंट होते हैं ना, जो रिकवरी से निकल चुके होते हैं और खुद लोन वगैरह लेके बैठे होते हैं, तो वो लोग एक कहावत बोलते हैं कि जो रिकवरी एजेंट है, वो कस्टमर का बाल भी नहीं उखाड़ सकता। और सर के बाल की बात नहीं कर रहा, कहीं और के बाल की बात कर रहा हूँ, ठीक है? कस्टमर का बाल भी नहीं उखाड़ सकता कोई रिकवरी एजेंट, इतनी पावर नहीं है उसके पास, समझ रहे हो? क्योंकि जो हमारी आरबीआई है, उसने ऐसे रूल्स बना रखे हैं, ऐसी रेगुलेशन दे रखी है, ऐसी गाइडलाइंस दे रखी है कि कोई रिकवरी वाला कभी आपको परेशान कर ही नहीं सकता कायदे से। अब कई भाई लोग बोलेंगे सर मुझे तो कर रहे हैं, मैं तो कॉल उठाता नहीं हूँ तो इधर-उधर कॉल करने लगते हैं, ये करने लगता है, वो करने लगते हैं। तो वो जो चीज़ें कर रहे हैं वो इल्लीगली कर रहे हैं, समझ रहे हो? अब इल्लीगल चीज़ का विरोध कैसे करा जाता है? कई लोग यहाँ पर बैठे हुए होंगे जो कि इस वीडियो को देख रहे होंगे, या फिर कई जो मेरे पुराने क्लाइंट भी हैं, सब्सक्राइबर भी हैं, उनका भी मैं बता देता हूँ, ठीक है? मेरे पास कम से कम दिन में कई कॉल्स बुक होती हैं, कई लोगों से मैं बात करता हूँ। कई लोग मुझे बताते हैं कि सर मेरा 5 महीने का डिफ़ॉल्ट है, 2 महीने का है, 3 महीने का है, ऐसा चलता रहता है। और कई जो दिमागदार होते हैं लोग, ठीक है? वो डिफ़ॉल्ट से पहले ही जॉइन हो जाते हैं और पहले ही सारे प्रक्रिया अपनी करवा लेते हैं, तो वो लोग अच्छे रहते हैं, ठीक है? बट जो भी 1-2 महीने से ऊपर डिफ़ॉल्ट जिनका हो जाता है ना, उन पे अगर मैं इतना पूछ लूँ कि आपने कोई मेल करी थी कंप्लेंट पे? आपने कोई प्रायर नोटिस भेजा था? आपने कोई ट्वीट डाला था कंप्लेंट का? नहीं सर, अभी तक तो मैंने कुछ करा नहीं है। अरे मेरे भाई, कब का वेट कर रहे हो कि जब तुम्हें कोई आके घर पे गाली देने लगे, कोई आके, मतलब 3 बंदे ऐसे लोगों का मैं बताता हूँ होता क्या है। अब मान लो कॉल्स वगैरह चल रहे थे, इन्होंने कॉल्स तो चलो बंद कर दिए, कोई बात नहीं है, ठीक है। वैसे कॉल्स नहीं बंद करना चाहिए, क्योंकि मैं इसलिए इसके विरोध में हूँ। आपको 100 कॉल आ रहा है, अभी 1-2 कॉल उठा लो, ठीक है। सही तरीके से बात कर लो, उन पे बोल दो कि भाई से आरटीपी डाल दो, रिफ्यूज़ टू पे करता हूँ मैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। कई लोग बोलेंगे कि सर सीधे रिफ्यूज़ टू पे करेंगे तो फिर ये हमें नुकसान नहीं करेगा?
नहीं करेगा, क्योंकि ये रिकवरी का कोड है, ये कहीं कोर्ट में का यूज़ नहीं होता है, समझ रहे हो। और कोर्ट में ऐसा कोई केस आपके अगेंस्ट में पड़ेगा ही नहीं कभी जिसमें आपको इसकी ज़रूरत पड़े या फिर इसके आपके अगेंस्ट में ये यूज़ हो, समझ रहे हो। आप सीधे रिकवरी के कोड में बात कर सकते हो, आरटीपी डाल दे, आगे चल के राइट ऑफ के बाद इसकी सेटलमेंट कर लूँगा मैं, ठीक है। बट ये कस्टमर तो करने वाले नहीं है ये चीज़ें, तो वो कॉल्स कुछ दिन बंद रखते हैं। जब इनकी होम विजिट होती है, और होम विजिट में भी अगर कोई मान लो ऐसे कोई रिकवरी एजेंट आ गया, ना तो आईडी कार्ड मांगेंगे, ना ऑथराइजेशन लेटर मांगेंगे, ना डीआरए का सर्टिफिकेट मांगेंगे, नॉर्मली बात कर लेंगे, उसका हौसला बढ़ जाता है कि कस्टमर ने कुछ मेरे पे मांगा नहीं है। अगली बार या उससे अगली बार वो 2-3 बंदे ले आता है, तब ये परेशान हो जाते हैं कि सर ये तो जा ही नहीं रहे, ये तो मानने को तैयार ही नहीं है, ये तो ये ही नहीं करने को तैयार है। अरे उसका हौसला बढ़ाया किसने? आपने बढ़ाया ना। आपने ना तो कॉल्स पे उन्हें कोई अपडेट दिया कि भाई कस्टमर पेमेंट नहीं करने वाला। मैं आपको यहाँ तक बता दूँ, जो कस्टमर है ना, कॉल्स पे अगर सही तरीके से बात कर ले, सही तरीके से अपडेट दे दे कि आरटीपी पड़ेगा, पेमेंट नहीं करूँगा मैं, सीधी सी बात है, उसके घर कोई रिकवरी एजेंट आता ही नहीं है। क्यों नहीं आता? वजह क्या है? क्योंकि जो रिकवरी एजेंट है उसको भी पता है कि अगर मैं इस कस्टमर के घर जाऊंगा, ये वहाँ पर भी आरटीपी बोल देगा, मेरा पेट्रोल बर्बाद होगा, मेरा टाइम बर्बाद होगा, मेरा सब कुछ बर्बाद होगा। तुम्हारे ऊपर कोई टारगेट नहीं है, तुम्हें तो खाली बोलना है मुँह से कि भाई साहब इसे आरटीपी डाल, पेमेंट नहीं हो पाएगी, मैं राइट ऑफ के बाद सेटलमेंट करूंगा, ठीक है। ये लोग मना करते हैं, कई लोग बोलते हैं ना कि सर मैंने बोला था कि आरटीपी डाल दो कॉल पे, लेकिन बट वो लोग बोल रहे थे मैं क्यों डालूँ। तो भाई तुम्हें उसकी बात सुननी नहीं है, तुम्हें अपना अपडेट देना है, उसकी बात सुनने के लिए तुम नहीं बैठे हो, ठीक है। वो तुम्हारी बात सुनेंगे। डिफ़ॉल्टर कौन हो? आप हो। उनको दिया गया है काम आपसे बात करने का, तो भाई उसकी लोड है, तुम्हारी लोड नहीं है कोई भी, समझ रहे हो। तुम्हें खाली अपडेट दे देना, डालना है डाल, नहीं डालना मत डाल, समझ रहे हो। अब वो मान लो रिकवरी एजेंट विजिट पे भी आता है एक आधा कोई, तो उस पर भी आईडी वगैरह मांगी नहीं जाती है। तो एट द एंड क्या होता है, जब वो बहुत ज़्यादा परेशान करने लगते हैं कि 3 बंदे आके खड़े हो गए, ड्रामा कर रहे हैं, ये वो, तब भी आईडी नहीं मांगी जा रही है। आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर मान लो 2-3 बंदे आपके घर पे आ भी गया कोई, मेरी बात सुनो, ठीक है, और उस टाइम पे वो आके पेमेंट मांगते हैं और आपके पास पेमेंट है नहीं, और सीधी सी बात है आप पेमेंट नहीं कर पाओगे, आप फ़ोन निकालो, कैमरा ऑन करो और उन तीनों से आईडी कार्ड मांगने लगो। कुछ कुछ मत करो, कॉल पे तुम्हें बात करने की ज़रूरत ही नहीं है कि ये वो फलाना ढिमकाना, ये वो ये सब चीज़ें। आप सिंपली बोलो कि आईडी कार्ड दिखा, ऑथराइजेशन लेटर दिखा, डीआरए का सर्टिफिकेट दिखा। नहीं दिखाता है, 5 मिनट कैमरा चलने दो, 5 मिनट के बाद पुलिस को फ़ोन कर लो, 100 नंबर डायल कर दो सीधे, कोई दिक्कत नहीं, 112 नंबर डायल कर दो, पुलिस को बुला लो कि भाई साहब देखो मैंने आईडी वाईडी सब मांगे, मुझे नहीं पता ये कौन लोग हैं, घर पे आके ड्रामा कर रहे हैं, सीधी सी बात है। पुलिस के आने से पहले लोग भाग जाएंगे, गारंटी 105% बताता हूँ, ठीक है। अब कई भाई लोग बोलेंगे कि सर इतना ड्रामा करना ज़रूरी होता है क्या? तो नहीं होता, बट जो लोग इस ड्रामे तक पहुंचना चाहते हैं ना, उन लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोगों को क्या करना चाहिए। अब इस ड्रामे तक कैसे ना पहुंचे, तो अगर आपका डिफ़ॉल्ट पहले महीने में है या दूसरे महीने में है, तीसरे किसी भी महीने में है, और अभी होम विजिट उतनी नहीं हो रही है, तो आपको सबसे पहले तो आरबीआई का जो ब्रह्मास्त्र है, आरबीआई का ओम्बुड्समैन, उसके अंदर कंप्लेंट्स की पूरी लिस्ट बनानी पड़ेगी। अपने जितने भी लोन है सबकी बारी बारी कंप्लेंट डालनी पड़ेगी। कई लोग इसमें भी गलती करता है, जैसे मान लो 10 लोन है, 10 में से 8 बड़े लोन है, 8 बड़े लोन की कंप्लेंट कर दी, 2 की करी नहीं। अब वो 2 में कोई रिकवरी वाला आ गया, उसने आके परेशान कर दिया, फिर बाद में उसके लिए परेशान हो रहे हो। तो आपको क्या है, देखो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा ना कि अगर आपने पहले कोई कंप्लेंट कर रखी है 30 डेज़ पहले, ठीक है, और उसके बाद आरबीआई में कंप्लेंट करते हो, तो आरबीआई ना बहुत स्ट्रांग है इन सब चीज़ों में, समझ रहे हो। आपको लगता होगा, बहुत सारे भाई बोलते हैं कि आरबीआई में कंप्लेंट कर दी मैंने, गलत तरीके से करी कंप्लेंट, कंप्लेंट भी क्लोज हो जाती है उन लोगों की, और उसके बाद फिर वो लोग बोलते हैं कि यार कोई एक्शन ही नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। अब जैसे कई लोगों के डेज पूरे नहीं होते, वो पहले आरबीआई में डाल के बैठ जाते हैं, पोर्टल पे कंप्लेंट करी जाती है, कई लोग सिर्फ मेल कर देते हैं, मेल में नहीं होता है सब। आपको बाकायदा पोर्टल पे उनकी कंप्लेंट लॉगिन करके, डॉक्यूमेंट वगैरह लगा के, अपनी डिटेल्स दे के, सारी चीज़ें करके, कार्ड नंबर वगैरह पूरा कमेंट वहाँ पर लिखना पड़ता है, सारी चीज़ें करनी पड़ती है, उसके बाद जाके कंप्लेंट होती है। उसके बाद जाके वहाँ पर फिर वो लोग स्टार्टिंग करते हैं, आपकी पूरी फाइल बनती है। आपको लग रहा होगा ना ये सिर्फ ऑनलाइन चलता होगा, नहीं, फिजिकली फाइल बनती है, एक ऑफिसर असाइन होता है आपके केस पे, वो ऑफिसर देखता है फिर सारे केसेस को, समझ रहे हो। आप पे प्रूफ मांगे जाते हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग, सब चीज़ें। अब कई लोग इसमें भी पता है इतने एक्सक्यूज़ देते हो आप लोग, सोच लो लोग कितना ज़्यादा एक्सक्यूज़ देते हैं। मैंने कई लोगों की कंप्लेंट करवाई, सर ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं है, सर वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं है। अरे बना ले यार, कोई बात नहीं, एक आधा कोई रिकवरी वाला पुरानी तेरे को गाली गलौज कर नहीं करी, गाली गलौज, चल कोई बात नहीं है, तू डाल दे कंप्लेंट, कम से कम आगे जाएगा, एक्शन तो होगा उस पर थोड़ा बहुत, है ना, विजिट तो रुकेंगे तेरी थोड़ी बहुत। क्योंकि एक आरबीआई की कंप्लेंट पे आप ब्लैक लिस्टेड हो जाते हो, ब्लैक लिस्टेड कस्टमर बन जाते हो, समझ रहे हो। ब्लैक लिस्टेड कस्टमर क्या होता है? ऐसा कस्टमर जिसने कंप्लेंट्स डाल रखी है और उसके लिए रिकवरी नहीं करनी है, सीधी सी बात है।
आगे किसी एजेंसी के पास भी अगर केस जाएगा, अलग एजेंसी के पास भी, तो वहां पर भी आप ब्लैक लिस्टेड कस्टमर आओगे, और ब्लैक लिस्टेड कस्टमर को उतना परेशान नहीं करा जाता रिकवरी वालों के द्वारा। ठीक है, ये जो पूरा मांजरा है ये सिर्फ 1 महीने का काम रहता है। आप 1 महीने के अंदर आपका चाहे 50 लाख का लोन हो, 55 लाख का हो, 1 करोड़ का क्यों ना हो, अगर जो मैं प्रक्रिया बता रहा हूँ, मतलब पहले बैंक को ट्वीट वगैरह, मेल्स वगैरह, और उसके बाद आरबीआई में कंप्लेंट करते हो प्रॉपरली, तो उसके बाद आपके घर पे विजिट नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी, बिल्कुल ही नहीं होगी। और बताओ, कॉल्स थोड़े बहुत चलते हैं, कॉल्स हल्के फुल्के चलने दो। जैसे कई लोग गलती भी कर देते हैं, जैसे मैं एक चीज़ बताऊंगा ना, एक बार किसी ने मेरे को पूछा था कि सर आरबीआई में कंप्लेंट तो कर देंगे, कितने दिन तक रुका रहता है कंप्लेंट करने के बाद? तो रुका तब तक रहता है जब तक आप कोई गलती ना करो। जैसे एक कस्टमर थे गुजरात के, उन्होंने क्या करा था कि अब उनकी आरबीआई में कंप्लेंट वगैरह सब करी थी, 6 महीने से सब कुछ रुका हुआ था। एक दिन उनको कॉल आ गया बैंक से, कोटक बैंक था, ठीक है, और उन्होंने कॉल पे बोल दिया कि हाँ हाँ मैं पेमेंट करवा दूंगा कल, वो मुंह से निकल गया उनके, ठीक है, और बंदे ने कल की पीटी भी डाल दी, तो उनके यहाँ पर होम विजिट हुई थी। बट ये है कि उन्होंने फिर समझा लिया, दोबारा कंप्लेंट करेगी तो रुक गया। आपको ये नहीं बोलना कि मैं कल पेमेंट कर दूंगा या बाद में कर दूंगा, क्योंकि ये लोग पीटीबी डाल देते हैं, पीटीबी डाल देते हैं तो आपका जो केस है वो फिर से रिकवरी के अंदर वो होने लगता है। आपको अगर सेटलमेंट करनी है, सेटलमेंट पे कोई ऑफर लेना है तो आप बोल सकते हो, वरना आप सीधे सीधे उस पर आरटीपी बोलो, आप सीधे सीधे बोलो कि भाई पेमेंट नहीं हो पाएगी, आगे चल के सेटलमेंट ही होगी। वो लोग आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लीगली रूप में भी कुछ नहीं कर सकते। जो लोग ये लोग बोलते रहते हैं ना, एनपीए के बाद केस हो जाएगा, ये हो जाएगा, केस क्या कर लेंगे, कुछ नहीं है, नोटिस ही आएंगे एनपीए के बाद भी, पहली बात तो। और बहुत ज़्यादा जो केसेस वगैरह किसी में फाइल होते हैं वो राइट ऑफ के बाद ही होते हैं, और राइट ऑफ के बाद भी क्या होता है, सेक्शन 25 है, अपना चेक दिया होगा तो चेक बाउंस हो जाएगा ज़्यादा ज़्यादा, है ना, सेम डे बेलेबल ऑफेंस है, कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है इसमें। तो डरे घबराए ना, टेंशन बिल्कुल ना रहे, रिकवरी वालों की बातों में बिल्कुल भी ना है। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो में इतने। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर हमसे जुड़ना चाहते हो, रिकवरी रुकवाना चाहते हो, कॉल्स रुकवाना चाहते हो, तो ऊपर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। ठीक है, जय हिंद।